जय हिंद एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम स्टैंडर्ड 7 के लेसन 10 अर्थ इंटरनल कॉम्पोजिशन एंड लैंडफॉर्म्स के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। हमारी पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर विकसित जीवन दिखाई देता है। अन्य सेलेस्टियल बॉडीज मतलब कि खगोलीय पिंडों की तरह पृथ्वी का आकार गोल है। यह अंदर और बाहर लगातार बदल रहा है। क्या आपने सोचा है कि पृथ्वी की भीतरी भाग में क्या है? पृथ्वी किससे बनी है? आइए जानते हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ मतलब कि पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग प्याज की तरह एक के ऊपर एक व्यवस्थित कई परतों से बना है। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं। यह सभी परतों में सबसे पतला है। यह लगभग 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मासिस मतलब कि महाद्वीपीय जनसमूह पर। कॉन्टिनेंटल मासिस के मुख्य खनिज घटक सिलिका एंड एल्यूमिना है। इस प्रकार इसे SiAl भी कहा जाता है। समुद्री क्रस्ट में मुख्य रूप से सिलिका और मैग्नीशियम होता है, इसीलिए उसे SiMa भी कहा जाता है। पृथ्वी के आकार का केवल 0.5% सॉलिड क्रस्ट, 16% मेटल है और 83% कोर है। पृथ्वी का रेडियस मतलब कि त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। क्रस्ट के ठीक नीचे मेंटल है जो लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला हुआ है। इनर मोस्ट लेयर अंदर की परत लगभग 3500 किलोमीटर के रेडियस में कोर है। यह मुख्य रूप से निकल एंड आयन से बना होता है, इसीलिए इसे NiFe कहा जाता है। सेंट्रल कोर में बहुत अधिक तापमान, दबाव और घनत्व होता है। रॉक्स एंड मिनरल्स, चट्टानें और खनिज। चट्टानों के प्रकार उनके गुण, कण आकार और गठन प्रक्रिया के आधार पर भिन्न भिन्न होते हैं। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। आइए सबसे पहले जानते हैं फर्स्ट पॉइंट, जो है इग्नेशियस रॉक मतलब कि अग्नेय चट्टान। गर्म मैग्मा ठंडा होके जम जाता है। इस प्रकार की बनी चट्टानों को इग्नेशियस रॉक कहा जाता है। उसमें भी 2 प्रकार होते हैं, भीतरी चट्टान और बाहरी चट्टान, इनर रॉक एंड आउटर रॉक। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा वास्तव में पृथ्वी के भीतरी भाग से उसकी सतह पर निकलने वाला लाल रंग का पिघला हुआ मैग्मा लावा है? जब पिघला हुआ लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो वो तेजी से ठंडा होकर ठोस हो जाता है। क्रस्ट पर इस तरह से बनने वाले चट्टानों को एक्सट्रूसिव इग्नेशियस रॉक कहा जाता है। उनके पास बहुत महीने दाने वाले संरचना है। फॉर एग्जाम्पल बसल्ट। कभी कभी पिघला हुआ मैग्मा पृथ्वी के पपड़ी के अंदर गहराई तक ठंडा हो जाता है। उसे ठोस चट्टानें बनती है जिन्हें इंट्रूसिव इग्नेशियस रॉक कहा जाता है। हालांकि वे धीरे धीरे ठंडे तो हो जाते हैं। ग्रेनाइट जैसी चट्टान उसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। मसालों और अनाज का पेस्ट पाउडर तैयार करने के लिए इस्तेमाल होने वाला पत्थर ग्रेनाइट से बनता है। हमारा सेकंड पॉइंट है सेडिमेंट्री रॉक्स मतलब कि तलछटी चट्टानें। चट्टानें लुढ़कती है, टूटती है और एक दूसरे से टकराती है और छोटे छोटे कणों में टूट जाती है। इन सेडिमेंट्स को हवा, पानी आदि द्वारा ले जाया और जमा किया जाता है।
ये ढीले सेडिमेंट रॉक की परतों को बनाने के लिए संकुचित और कठोर होती है। इस प्रकार की चट्टानों को सेडिमेंट्री रॉक्स कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सैंडस्टोन रेत के दानों से बनता है। इन चट्टानों में पौधे, जानवर और अन्य सूक्ष्म जीवों के जीवाश्म भी हो सकते हैं जो कभी उन पर रहा करते थे। आइए अब जानते हैं मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में। इग्नेशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स अत्यधिक गर्मी और दबाव में मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्लेट एंड लाइमस्टोन मार्बल में बदल जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक प्रकार की चट्टान कुछ परिस्थितियों में चक्रीय तरीके से दूसरे प्रकार में बदल जाती है। चट्टानों के परिवर्तन की इस प्रक्रिया को रॉक साइकिल कहते हैं। आप पहले ही जान चुके हैं कि जब पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होता है, यह ठोस होकर इग्नेशियस रॉक बन जाता है। ये इग्नेशियस रॉक छोटे छोटे कणों में टूट जाता है, जिन्हें लिया जाता है और सेडिमेंट रॉक के रूप में जमा किया जाता है। जब इग्नेशियस और सेडिमेंट्री रॉक्स गर्मी और दबाव के अधीन होते हैं तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में बदल जाते हैं। ये अभी भी अधिक गर्मी और दबाव में है, पिघलकर पिघले हुए मैग्मा का निर्माण करते हैं। यह पिघला हुआ मैग्मा ठंडा होकर इग्नेशियस रॉक में जम जाता है। रॉक्स हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ठोस चट्टानों का उपयोग सड़कें, घर और भवन बनाने के लिए किया जाता है। रॉक विभिन्न खनिजों से बना होता है। खनिज प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला पदार्थ है, जिसमें कुछ भौतिक गुण और निश्चित रासायनिक संरचना होती है। मानव जाति के लिए खनिज बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ का उपयोग ईंधन के रूप में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कोल मतलब कि कोयला, नेचुरल गैस, मिनरल ऑयल और पेट्रोलियम। इनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में और यहाँ तक कि दवा बनाने के लिए भी किया जाता है, जैसे आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एक्सेट्रा। फॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स मतलब कि भू आकृतियों का निर्माण। लिथोस्फीयर कई प्लेट्स में टूट जाता है, जिन्हें लिथोस्फीयर प्लेट्स के रूप में जाना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्लेट्स साल में अलग अलग दिशाओं में यानी कुछ मिलीमीटर चलती है। यह पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा का कारण है। पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक गोलाकार तरीके से चलता है। इन प्लेट्स की गति से पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी की गतियों को इन शक्तियों के आधार पर विभाजित किया जाता है, जो उन्हें उत्पन्न करती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाली गतियों को एंडोजेनिक फोर्स कहा जाता है और पृथ्वी की सतह पर कार्य करने वाले बलों को एक्सोजेटिक फोर्स कहा जाता है। एंडोजेनिक फोर्स कभी कभी अचानक गति उत्पन्न करते हैं और कभी कभी धीमी गति से गति उत्पन्न करते हैं। अर्थक्वेक एंड वोल्केनो जैसी अचानक हलचलें पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन का कारण बनती है। इस तरह जब लिथोस्फेरिक प्लेट्स चलती है तो पृथ्वी की सतह कंपन करती है। कंपन मतलब कि वाइब्रेशन। कंपन इसके केंद्र के चारों ओर घूमता है और इन कंपनों को भूकंप कहा जाता है। क्रस्ट में वह स्थान जहाँ से कंपन शुरू होता है उसे फोकस भी कहा जाता है। वाइब्रेशन मूल केंद्र के बाहर तरंग के रूप में यात्रा करता है। उत्पत्ति केंद्र के निकट की सतह को एपिसेंटर भी कहा जाता है। हालांकि भूकंप की भविष्यवाणी
न तो की जा सकती है, लेकिन हम पहले से तैयारी कर ले तो प्रभाव थोड़ा कम तो अवश्य हो सकता है। जैसे ही नदी मैदानी इलाकों में प्रवेश करती है, वहाँ बहती है, मोड़ बनते हैं जिन्हें मेंडर्स के रूप में जाना जाता है। मेंडर के किनारों के साथ निरंतर कटाव और जमाव के कारण मेंडर लूप के सिरे करीब आते हैं और लगभग घोड़े की नाल या वृत्त का आकार बना लेते हैं। इस स्थिति में जब निक्षेपण के कारण नदी में बाढ़ आ जाती है, तो नदी के प्रवाह से मेंडर लूपों के बीच की भूमि कट जाती है और नदी अपना लंबा रास्ता छोड़कर सीधा रास्ता अपना लेती है। पानी नदी के परित्यक्त बेलन आकार भाग में रहता है, जिसे ऑक्सबो झील भी कहा जाता है। कभी कभी नदी अपने किनारे से निकलती प्रतीत होती है। इससे आसपास के इलाकों में पानी भर जाता है। जैसे ही यह बाढ़ आती है, यह जलोढ़ और अन्य सामग्री की परतों को जमा करती है। इस निक्षेपण के कारण बनने वाले भू आकृतियों को बाढ़ का मैदान कहा जाता है। जब नदी के दोनों किनारों पर बड़ी मात्रा में गाद मिट्टी जमा हो जाती है, तो उठाए गए किनारों को लेवी कहा जाता है। जैसे जैसे नदी समुद्र के पास पहुंचती है, उसका बहता पानी कम हो जाता है और नदी कई धाराओं में विभाजित होने लगती है, जिसे डिस्ट्रीब्यूटर भी कहा जाता है। नदी इतनी धीमी हो जाती है कि उसमें गाद, बालू मिट्टी और अन्य सामग्री जमा होने लगती है। प्रत्येक वितरक अपना मुंह बनाता है, एक डेल्टा से सभी मुखों का तलछट का संग्रह। समुद्री लहरों का कार्य। समुद्री लहरें के अपरदन और निक्षेपण से तटीय भू आकृतियों का निर्माण होता है। समुद्री लहरें लगातार चट्टानों से टकराती रहती है, नतीजतन दरारें विकसित होती है। समय के साथ वे बड़े और चौड़े होते जाते हैं, जिसे समुद्री गुफा भी कहा जाता है। जैसे जैसे ये गुफाएं बड़ी होती जाती है, केवल गुफाओं की छत ही बनी रहती है, जिससे समुद्री मेहराब बनते हैं। लगातार कटाव से छत टूट जाती है और केवल दीवारें ही बची रहती है। ये दीवारें जैसी सुविधाओं को स्टैक कहा जाता है। समुद्र के पानी से लगभग लंबवत ऊपर उठकर खड़ी चट्टानी तट को समुद्री चट्टान कहा जाता है। समुद्र की लहरें समुद्र तटों के निर्माण के साथ तलछट जमा करती है। आइए अब देखते हैं हिम नदी का कार्य। हिमनद बर्फ से ढके पर्वतीय क्षेत्रों में बनी बर्फ की नदियां है। ग्लेशियर नीचे की ठोस चट्टानों को बेनकाब करने के लिए चट्टानों और पत्थरों को बुलडोज करके परिदृश्य को नष्ट कर देते हैं। हिमनदी अपरदन द्वारा यू आकार की घाटी बनाते हैं। जैसे ही बर्फ पिघलती है, पहाड़ों में बने खोखले पानी से भर जाती है और झीलें उसका निर्माण करती है। हिम नदी द्वारा ले जाए जाने वाले पदार्थ जैसे छोटी बड़ी चट्टानें, बालू और गाद जमा होते हैं। परिणाम स्वरूप पहाड़ी जैसी भू आकृति बनती है, जिसे ड्रम नील भी कहा जाता है। आइए अब देखते हैं पवन का कार्य। पवन किसका सक्रिय कारक है? मरुस्थल में अपरदन और निक्षेपण निचले की तुलना में चट्टानों का ऊपरी भाग आसानी से नष्ट हो जाता है। इसीलिए ऐसी चट्टानों का आधार संकरा और शीर्ष चौड़ा होता है। रेगिस्तान में आप मशरूम के आकार की चट्टानें देख सकते हैं, जिन्हें आमतौर पर मशरूम चट्टानें कहा जाता है। जब हवा चलती है तो यह रेत को उठाती है और एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती है। जब यह रुकती है, उड़ती है, रेत गिरती है और निचली पहाड़ी जैसी संरचना में जमा हो जाती है, जिसे बरचंत कहा जाता है।
राजस्थान में इस प्रकार के बर्तन देखने को मिलते हैं। जब इस प्रकार की बालू बड़े क्षेत्रों में जमा हो जाती है तो उसे लॉस कहते हैं। चीन में लॉस के बड़े भंडार पाए जाते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हमारा ये लेसन यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं कोई और टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। भारत माता की जय।